Hello everyone, welcome to the today's session of the tutorial. So let's begin with our class. Here I am with the today's editorial which is presented in the Hindu. Okay, so let's begin with our class. So the title of the today's editorial is Turning Tide. Sliding global demand is hurting manufacturing exports already. वैश्विक मांग में गिरावट से निर्माण से जुड़ा निर्यात पहले से ही प्रभावित हो रहा है. दैट मीन्स स्लाइडिंग मतलब स्लाइडिंग हेयर इज यहाँ पे मीनिंग है कम होना. ओके, स्लाइडिंग हेयर mean is to decrease in something. So there is a decrease in the global demand which is hurting. So this decrease in the global demand is hurting the manufacturing exports. That means the exports of the manufacturing sector is hurting. Okay, so let's see what our article says. I have translated this entire article in Hindi also, so that if you are having any a problem in understanding anything in English, we can study it or we can learn it. ठीक है, we can learn it from the Hindi as well. ठीक है, wherever you see this anything written in purple, that means we have something to observe there from the perspective of the grammar. ठीक है, that means there is something we need to learn about the grammar there. And when we have this green color thing, that means we have to connect these words and we have to read it by connecting these words. Okay, that how we are going to do it we'll learn. Okay, and wherever you see the things written in the red color like this, there we have to give a break before this and after that we will be learning it. ठीक है, तो वो सब चीज़ हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर क्लास. जो भी वोकैबलरी होगी वो मैं उस पेज पे ही मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आपको इजीली रेफरेंस आप उसका कर सके. ठीक है, ओके. इंडियाज़ गुड्स, तो यहाँ पे गुड्स क्यों पर्पल कलर में हुआ है? बिकॉज यहाँ पे जो ये गुड्स लिखा है ना, ये गुड्स वो जो वस्तुएं हैं उसके लिए है. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज वाला ये गुड्स है. ठीक है, तो वो आपको ऑब्जर्व करना है. इंडिया गुड्स, आप ये मत समझिएगा कि वो जो गुड एंड बैड वाला होता है ना, ये वो वाला गुड नहीं है. यहाँ पे हमारा गुड्स एंड सर्विसेज वाला गुड्स है. ठीक है, तो इंडिया का जो गुड्स का एक्सपोर्ट्स है, मतलब जो भी सामानों की हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट्स मतलब जो हमारे देश से सॉरी जो हमारे देश से हम दूसरे कंट्रीज़ को सामान भेजते हैं उसे कहते हैं हम एक्सपोर्ट्स. ठीक है, और जो दूसरे कंट्रीज़ से हम परचेज़ करते हैं तो उसे कहते हैं इम्पोर्ट्स. ठीक है, दैट मीन्स अगर इंडिया दूसरे कंट्रीज़ को अपना सामान सेल करता है तो वो इंडिया के लिए एक्सपोर्ट होगा, और इंडिया जब दूसरे कंट्रीज़ से गुड्स को परचेज़ करेगा तो वो होगा इम्पोर्ट. ठीक है, इतना तो मीनिंग आप सबको पता ही होगा. ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट्स है वो रिबाउंड हुए हैं. रिबाउंड का मतलब होता है रिकवर इन वैल्यू, अमाउंट और स्ट्रेंथ आफ्टर अ डिक्रीज और डिफेक्ट्स. मतलब पहले एक्सपोर्ट्स कम हुए थे इंडिया के, अब वो फिर से उसी लेवल पे आ गए हैं जब वो कम हुए थे, मतलब इम्प्रूव हुए हैं. ठीक है, फ्रॉम नियरली 17% डिप इन अक्टूबर, मतलब अक्टूबर में 17% से एक्सपोर्ट्स गिर गए थे हमारे, कम हो गए थे, टू अ माइल्ड 0.6% अपटिक इन नवंबर. अपटिक का मतलब होता है बढ़ोतरी. ठीक है, तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी? माइल्ड मतलब बहुत ही कम अमाउंट से, ओनली 0.6% से बढ़ोतरी हुई है हमारे एक्सपोर्ट्स की. ठीक है, नवंबर में. सो अक्टूबर में 17% की गिरावट थी और नवंबर में क्या हुआ? 0.7% का अपटिक हुआ, बढ़ोतरी हुई. ठीक है, एक माइल्ड बढ़ोतरी. While the value of exports recovered to $32 billion from 29.8 billion in October. ठीक है, तो क्या हुआ था? अक्टूबर में हमारी एक्सपोर्ट्स थी 29.8 बिलियन, वो बढ़ के, जो हमने पढ़ा ना 0.6% का अपटिक हुआ है, तो वो बढ़ के नवंबर में कितनी हो गई? 32 बिलियन हो गया.
ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू, इट इज़ स्टिल सिग्निफिकेंटली बिलो द $39 बिलियन एवरेज्ड। तो जब हम एवरेज करते हैं बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर का, अगर हम एवरेज करते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट्स थी $39 बिलियन की एक्सपोर्ट्स थी। तो ये जो है ना, हमारा जो नवंबर में 32 बिलियन का ऑल्दो बड़ा हुआ है, पर ये जो हमारी एवरेज एक्सपोर्ट्स है ना, उससे तो कम ही है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ग्रामर क्यों किया है, पर्पल कलर में क्यों किया है, क्या ग्रामर ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे देखो बिटवीन के लिए यहाँ पे एंड लगा है। ठीक है, बिटवीन और एंड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दिखाने के लिए आपको यहाँ पे ग्रामर का रूल दिखाने के लिए आपको पर्पल में किया गया है। ठीक है, बिटवीन के बाद जो एंड की कॉम्बिनेशन होती है, बिटवीन और एंड, मतलब इसमें और इस महीने में। ठीक है, बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर, तो अगर आप कहेंगे इसमें और इसमें, ऐसे नहीं होगा। अगर आप इस एंड को नॉर्मल एंड से पढ़ेंगे ना, जैसे नॉर्मल एंड का जो कंजक्शन की तरह यूज़ होता है, ये मैंने आपको कल के आर्टिकल में भी दिखाया था कि बिटवीन और एंड का कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ होता है। अगर आप इसे नॉर्मल एंड जो कंजक्शन वाला होता है और का मीनिंग पढ़ेंगे तो ऐसे होगा कि जो अप्रैल में और सितंबर में था, नहीं, हमें यहाँ पे क्या मीनिंग दे रहा है ये एंड, अप्रैल से लेकर जो सितंबर के बीच में एवरेज था $39 बिलियन। ठीक है, तो ये एक रेंज है अप्रैल से लेकर सितंबर, तो इस रेंज को दिखाने के लिए यहाँ पे एंड यूज़ हुआ है, इसीलिए ही यहाँ पे ये पर्पल कलर में मार्क हुआ है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है कि ये एंड जो है ना कंजक्शन की तरह यूज़ नहीं हुआ है, मतलब जो और का मीनिंग देता है ना, राम और श्याम, तो ये और वाला मीनिंग हमें बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये ग्रामर आपको ऑब्जर्व करवानी थी। इम्पोर्ट्स ग्रोथ मॉडरेटेड टू 5.4%, मतलब इम्पोर्ट ग्रोथ थोड़ी मॉडरेटली हमारी मॉडरेट हुई हैं 5.4% से, विद द वैल्यू ऑफ शिपमेंट्स स्लिपिंग की मतलब होती है गिरावट, तो गिरावट आई है इम्पोर्ट्स में, जो कि अच्छी बात है, to 55.9 billion, a level last seen in February 2022, which was followed by 7 months of imports bill around 60 billion। तो क्या चल रहा था, पिछले 7 महीनों में हमारे $60 बिलियन तक जा रहे थे इम्पोर्ट्स, हम इतनी ज़्यादा इम्पोर्ट्स कर रहे थे, 60 बिलियन तक के इम्पोर्ट्स कर रहे थे। तो इस बार ये जो पिछले महीने में क्या हुआ, जो डेटा आया था हमें, उस महीने में क्या हुआ, $55.9 बिलियन तक हमारे इम्पोर्ट्स हुए, लास्ट सीन इन फरवरी, मतलब फरवरी में ही, इस साल के फरवरी में हमने इतना कम देखा था, उसके बाद तो $60 बिलियन तक ही इम्पोर्ट्स जा रहे थे, कम नहीं हुए थे। अभी जो हमारे डेटा आया तो ये शायद आई थिंक अक्टूबर का होगा, ये नवंबर का ये डेटा होगा, तो उसमें ये हमारे इम्पोर्ट्स कम होके $55.9 बिलियन हो गए। ठीक है, ओके, द मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट मतलब जो होता है ना हमारा, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है इम्पोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इम्पोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स, कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं और कितना एक्सपोर्ट जो बचता है उसे हम कहते हैं डेफिसिट। मतलब जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं उसे हम कहते हैं फेवरेबल बैलेंस, और जब हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट से, मतलब हम जब दूसरे देशों से ज़्यादा परचेज़ करते हैं और अपने देश से हम लोग कम माल को बेचते हैं, उसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, तो ये जो ट्रेड डेफिसिट हुआ है वो ईज्ड हुआ है बिलो 25 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 मंथ्स। तो पिछले 5 महीनों में इतने कम स्तर पर कभी भी हमारा बैलेंस नहीं गया था, मतलब $25 बिलियन से तो ज़्यादा ही जा रहा था हमारा ट्रेड डेफिसिट का बैलेंस। मतलब हमारे जो इम्पोर्ट्स थे तकरीबन $25 बिलियन ज़्यादा थे एक्सपोर्ट्स से, ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। तो लास्ट पिछले महीने में ये 25 बिलियन से कम नहीं किया था, पर पिछले महीने में ये कम हो गया, 25 बिलियन से भी कुछ कम अमाउंट तक ये गया। ठीक है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। तो ये डेटा में से हमें पता चला पिछले महीने के। द ईजिंग ऑफ सम कमोडिटीज़ प्राइजेस में हेल्प कर्ब, तो हेल्प के बाद देखो कर्ब लगा है, उसका फर्स्ट फॉर्म ये आपको ऑब्ज़र्व करवाना है। ठीक है,
देन ये जो ईजिंग ऑफ सम कमोडिटीज़ प्राइजेस, तो ये जो कम हुई हैं प्राइजेस कमोडिटीज़ की, ये हमें हेल्प करेंगी किस चीज़ में, कर्ब करने में, मतलब कंट्रोल करने में इम्पोर्ट बिल को। जो हमारे इम्पोर्ट बिल्स बढ़ते जा रहे थे उसे कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि तो जब प्राइजेस कम हो गए हैं कमोडिटीज़ के, तो अब हम डोमेस्टिकली परचेज़ करेंगे। हम बाहर से सामान को क्यों परचेज़ कर रहे थे? बिकॉज़ वो हमारे देश में महंगी मिल रही थी, ठीक है, इसलिए हम अब दूसरे देशों से परचेज़, पर अब जब प्राइजेस कम हो गई हैं अपने देश में ही, तो हम अपने देश से ही खरीदेंगे, दूसरे देशों से सामान को परचेज़ नहीं करेंगे। जब सामान को परचेज़ नहीं करेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे। तो इसीलिए ऑथर कह रहे हैं ये हमें कर्ब करने में हेल्प करेगी इम्पोर्ट बिल को और डेफिसिट को। डेफिसिट मतलब वो जो हमारी गैप थी ना, इम्पोर्ट्स ज़्यादा थे एक्सपोर्ट्स से, ठीक है, तो उस डेफिसिट को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी और हमारे इम्पोर्ट बिल्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगी टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक ये हेल्प करेगा। बट दिस कुड कट बोथ वेज। कट बोथ वेज का मतलब होता है हैव बोथ गुड एंड बैड इफेक्ट्स। अब ये जो प्राइजेस कम हुई है ना, किसके लिए लगा है कट बोथ द वेज? ये प्राइजेस कम होने के लिए लगा है। तो ये जो प्राइजेस कम हुई हैं इसके दोनों ही इफेक्ट्स है, अच्छे इफेक्ट्स भी है, बैड इफेक्ट्स भी है। अच्छा इफेक्ट तो ये है कि हमें हेल्प होगी हमारे इम्पोर्ट्स को कम करने में, और इसका बैड इफेक्ट क्या होगा वो अब हम आगे पढ़ते हैं। कट बोथ द वेज एज द वैल्यू ऑफ सम एक्सपोर्ट्स विल ऑल्सो डिक्लाइन। देखो अभी हमें ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना है, वैल्यू ऑफ सम एक्सपोर्ट्स के बाद सीधा यहाँ पे आके पढ़ना है विल ऑल्सो डिक्लाइन। ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर आप ऐसे कंटिन्यूसली पढ़ोगे वैल्यू ऑफ सम एक्सपोर्ट्स दैट ब्लूम्ड बिकॉज, तो आपको उसका मीनिंग इन्फर करने में थोड़ी दिक्कत सी आएगी। पर अगर आप ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे वैल्यू ऑफ सम एक्सपोर्ट्स विल ऑल्सो डिक्लाइन, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये एक बैड इफेक्ट है। कट बोथ द वेज का पहला अच्छा इफेक्ट था, इम्पोर्ट्स कम हो गए हैं। दूसरा उसका बैड इफेक्ट क्या है, हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे? देखो अब जब हमारे देश में प्राइसेस कम हो जाएंगी किसी भी चीज़ की, तो जो माल हम दूसरे कंट्रीज़ को 10 रुपीज़ में बेचते थे पहले, अब क्या होगा? अब प्राइसेस कम हो गई हैं, तो पहले हम 10 रुपीज़ में बेचते, वो कमोडिटी अब 8 रुपये हो गई है, तो अब माल सस्ता हो गया है, तो 2 रुपये का यहाँ पे हमें घाटा हुआ। वो 2 रुपये हम आगे अपने कंट्रीज़ को जब एक्सपोर्ट करेंगे तो कम बेचेंगे। अगर हम अपने प्राइस को कम नहीं करते हैं तो कोई दूसरे देश वाले उन्हें 8 रुपये में दे देंगे। कहेंगे ना कि भाई इंडिया वाले आप तो हमें 8 रुपये में नहीं दे रहे हो, पर दूसरा देश हमें 8 रुपये में दे रहा है, तो हम इससे ही खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा हमारी, अगर हम 8 रुपये में बेचना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बैड इफेक्ट है। तो अब हम इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। दैट ब्लूम्ड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल प्राइस ट्रेंड्स अर्लियर। तो ये दैट बूम्ड किसके लिए लगा है? एक्सपोर्ट्स के लिए। बूम का मतलब होता है किसी भी चीज़ में उछाल आना। तो ये जो एक्सपोर्ट्स जो बूम हुए थे कुछ टाइम के लिए बिकॉज ऑफ ग्लोबल प्राइस ट्रेंड्स अर्लियर, तो हम जैसे देख रहे थे महंगाई बढ़ रही थी, सभी वस्तुओं की जो प्राइजेस थी, सभी गुड्स के प्राइजेस बढ़ते जा रहे थे, इसीलिए हमारे एक्सपोर्ट्स का प्राइस भी बढ़ा था। क्योंकि तो सामान महंगा हुआ था तो हम ऑब्वियसली बात है ना, तो बिल्स का अमाउंट भी इंक्रीज़ ही होगा। तो इसीलिए कुछ हद तक एक्सपोर्ट्स बढ़े थे, ठीक है। जो कि एक्सपोर्ट्स बढ़े थे वो अब कम हो जाएंगे, ठीक है। भारत के माल निर्यात में अक्टूबर में लगभग 17% की गिरावट के बाद नवंबर में 0.6% मतलब 0.6% की मामूली बढ़ोतरी हुई। निर्यात का मूल्य जहां अक्टूबर में 29.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 32 बिलियन डॉलर हो गया, वहीं यह अभी भी अप्रैल और सितंबर के बीच के औसत 39 बिलियन डॉलर के आंकड़े से काफ़ी नीचे हैं, ठीक है। लदान के मूल्य के लुढ़क कर 55.9 बिलियन डॉलर तक आने के साथ आयात वृद्धि गिरकर 5.4% तक आ गई है। आखिरी बार यह स्तर फरवरी 2022 में देखी गई थी, जिसके बाद 7 महीने का आयात बिल लगभग 60 बिलियन डॉलर का रहा। सामानों का व्यापार घाटा 5 महीने में पहली बार 25 बिलियन डॉलर के नीचे रहा।
कुछ वस्तुओं की कीमतों में गिरावट से आयात बिल और घाटे में कुछ हद तक कमी लाने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसका असर दो तरफा हो सकता है, क्योंकि कुछ निर्यातों का मूल्य जो पहले वैश्विक कीमतों के रुझान की वजह से तेज़ी से बढ़ा था, उसमें भी गिरावट आएगी। ठीक है, अ पार्ट ऑफ द बिल डिप, ब्रेक देना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रेड में मार्क किया था। ठीक है, जो अ पार्ट ऑफ द इम्पोर्ट बिल डिप, जो मतलब जो इम्पोर्ट बिल में डिप हुआ था, डिप मतलब गिरावट आई थी। ठीक है, वो किस लिए हुई थी? वॉज ट्रिगर्ड बाय लोअर नॉन ऑयल कार्गो। ठीक है, नॉन ऑयल कार्गो मतलब गुड्स। ठीक है, और नॉन ऑयल मतलब जो ऑयल से रिलेटेड नहीं है, मतलब जो पेट्रोलियम और गैस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स नहीं हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं नॉन ऑयल कार्गो। ठीक है, a part of the import bill dip was triggered by non-oil cargo signaling slowing domestic demand, but non-oil exports performance is greater worry। ठीक है, तो हमारे जो इम्पोर्ट बिल्स में कमी आई थी, किस लिए कमी आई थी? क्योंकि तो हमने जो नॉन ऑयल कार्गो, जो ऑयल एंड पेट्रोलियम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं ना, वो छोड़ के जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, हमने उसमें हमारी उससे डिमांड कम हो गई, बिकॉज हमारे अपने देश में ही सभी प्रोडक्ट्स अब सस्ते में मिल रहे थे, तो हम दूसरे देशों से कोई भी प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट नहीं कर रहे थे। तो वो तो अच्छी बात है, पर ये हमें क्या सिग्नल करता है? ये हमें डोमेस्टिक डिमांड स्लो हो रही है, ये दिखाता है। ठीक है भाई, अब वस्तुएं कम हो गई हैं। जिस तरीके से हम परचेज़ नहीं करेंगे दूसरे कंट्रीज से, वैसे उनके देशों में भी तो प्राइजेस कम हो गई होंगी ना। तो अगर उनके देश में भी प्राइस कम हो गई है, तो वो भी अब प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं करेंगे, वो भी अब अपने ही देश में जो सस्ते प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो यूज़ करेंगे। वो अब इंडिया से क्यों परचेज़ करेंगे? अब जब वो इंडिया से परचेज़ ही नहीं करेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे। तो ये जो बट नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स, मतलब जो ऑयल एंड पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को छोड़ के बाकी के जो गुड्स का एक्सपोर्ट्स है ना, वो जो कम हो रहा है, उसमें जो स्लो डाउन दिख रहा है। ठीक है, उसका जो एक्सपोर्ट्स परफॉर्मेंस है, मतलब वो जो गिरावट है, वो एक चिंता की बात है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस पैराग्राफ में दिया है, जो कि आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ द इम्पोर्ट बिल डिप वॉज ट्रिगर्ड बाय लोअर नॉन ऑयल कार्गो, मतलब जो ये गिरावट थी इम्पोर्ट बिल में, इस नॉन ऑयल कार्गो गुड्स में गिरावट के वजह से देखी गई, और एक्सपोर्ट्स की जो गिरावट है वो चिंताजनक है। ठीक है, देयर शेयर इन द एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये जो देयर शेयर किस लिए लिखा है यहाँ पे? ये जो नॉन ऑयल है ना, नॉन ऑयल कार्गो है, मतलब जो नॉन ऑयल गुड्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अलावा जो गुड्स है ना, उनका शेयर जो था वो एक्सपोर्ट ग्रोथ में कम हो गया है सिंस जून से उनमें कमी दिखाई गई है, विथ द कॉन्ट्रैक्शन एक्सेलरेटिंग फॉर मेनी सेक्टर्स फ्रॉम सितंबर टू नवंबर। तो एक ही कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, तो सिकुड़ना यहाँ पे मतलब होती है जो गिरावट। तो ये जो गिरावट है ना डिमांड में, किसी भी चीज़ की डिमांड, जो गुड्स की जो डिमांड थी, उसमें गिरावट जो थी ना, वो हर एक सेक्टर में देखी गई। ऐसे नहीं है कि किसी एक ही सेक्टर में हो, चाहे कपड़ों, चाहे टेक्सटाइल्स हो, या फिर चाहे इंजीनियरिंग गुड्स हो, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी सेक्टर्स में हमें गिरावट दिखी गई है सितंबर से लेकर नवंबर में। ठीक है, तो किन किन सेक्टर्स में हमें गिरावट देखी गई है वो भी हमें ऑथर बता रहे हैं। इंजीनियरिंग गुड्स दैट ड्रोव मच ऑफ इंडियाज रिकॉर्ड $422 बिलियन गुड्स एक्सपोर्ट्स इन 2021-2022, मतलब जो 2021-22 में हमने जो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स किए थे, तो किस गुड्स के किए थे? वो हमने इंजीनियरिंग गुड्स के किए थे। तो दैट ड्रोव मतलब जो अट्रैक्ट किया था, जिसने डायरेक्शन दी थी। ठीक है, तो इंजीनियरिंग गुड्स ने अट्रैक्ट किए थे $422 बिलियन गुड्स के एक्सपोर्ट्स को इस साल में। वो घटकर, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब वो घटकर अब कितने हो गए हैं? वो कितने प्रतिशत से घट गए? 11.3% से घट गए वो। ठीक है,
तो इतनी हमें कॉन्ट्रैक्शन दिखी, 11% की कमी आई एक्सपोर्ट्स में इंजीनियरिंग गुड्स के, वाइल टेक्सटाइल्स फेल अ स्टीपर, मतलब स्टीप मतलब बहुत ही ज़्यादा, एकदम से 25% की गिरावट देखी गई टेक्सटाइल सेक्टर में। ठीक है, आयात बिल में गिरावट एक हिस्से के लिए अपेक्षाकृत कम गैर तेल कार्गो जिम्मेदार रहा, जो कि घरेलू मांग की धीमे पड़ने की ओर इशारा करता है, लेकिन गैर तेल निर्यात में लच्छर प्रदर्शन एक बड़ी चिंता का शब्द है। सितंबर से लेकर नवंबर के दौरान कई क्षेत्रों में आए तेज संकुचन से निर्यात वृद्धि में उनकी हिस्सेदारी जून से कम हो रही है। इंजीनियरिंग सामान, जो कि 2021-22 के दौरान भारत के माल निर्यात को रिकॉर्ड $4022 बिलियन तक बढ़ाने में मददगार रहे थे, के निर्यात में मतलब इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में, जहां 11.3% का संकुचन आया, वहीं कपड़ों के निर्यात में 25% की गिरावट आई। ठीक है, ओके, अब हम पहले ग्रामरी में आपको बता देता हूँ। मंथ ऑन मंथ, देखो जो ये प्रपोजिशन होता है, प्रपोजिशन के आजू बाजू अगर सेम नाउन आते हैं तो ये ग्रामर का रूल है कि आपको उसको सिंगुलर फॉर्म में ही रखना है। और ठीक है, ये आपको मुझे ग्रामर दिखानी थी। अगर प्रपोजिशन के आजू बाजू सेम नाउन आते हैं तो उसको सिंगुलर में रखना है, आपको ऐसे नहीं लिखना है कि मंथ्स ऑन मंथ्स। ठीक है, मंथ ऑन मंथ का मतलब होता है महीना दर महीना। ठीक है, तो ये ग्रामर का रूल था। हैविंग ग्रोन, ठीक है, हैविंग के बाद V3 फॉर्म आता है वर्ब का, तो वो आपको ग्रामर दिखानी थी। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल पे। दिसंबर पेंडिंग फेस्टिव ऑर्डर्स, मतलब दिसंबर के महीने में जो हमें फेस्टिवल्स के पेंडिंग ऑर्डर्स थे, मतलब शायद क्रिसमस की यहाँ पे बात हो रही है, क्रिसमस के दौरान जो हमें ऑर्डर्स थे, जो अभी भी हमें पेंडिंग है, अभी हमें जो भेजने हैं, में स्टिल लेफ्ट, ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं ये लेफ्ट करेंगे, मतलब ऊपर ले जाएंगे एक्सपोर्ट नंबर्स को मंथ ऑन मंथ। ठीक है, अगर इस महीने अगले महीने तक की अगर हम बात करें, महीने दर महीना मतलब आने वाले 1-2 महीने की बात करें, तो ये एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, बिकॉज जब हम पेंडिंग ऑर्डर्स को पूरा करेंगे और उन्हें भेजेंगे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। बट ऑन द ऑनसेट ऑफ 2023, ऑनसेट मतलब बिगिनिंग ऑफ समथिंग, एक्सपेशली समथिंग अनप्लेजेंट, तो जब शुरुआत होगी 2023 की, शुरुआती महीने जब आने लगेंगे, वुड स्पेल ग्रेटर प्रेशर, स्पेल मतलब उस पर डालेंगे, क्या डालेंगे, ग्रेटर प्रेशर आएगा फॉर इंडियाज़ ट्रेड स्टोरी, मतलब ट्रेड स्टोरी मतलब जो इंडिया का जो ट्रेडिंग सेक्टर है, इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना, मतलब पूरे बिजनेस सेक्टर पे इंडिया के प्रेशर आएगा। ठीक है, विथ की मार्केट्स हेडिंग इनटू अ रेसिजन, हेडिंग इनटू मतलब किसी भी चीज़ में हम लोग प्रवेश करते हैं। ठीक है, यू आर हेडिंग इनटू अ प्रॉब्लम, यू आर हेडिंग इनटू दिस रोड, मतलब जब हम किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी रास्ते को हम फॉलो करते हैं, किसी भी चीज़ में प्रवेश करते हैं, तो उसे हेडिंग इनटू से हम समझ सकते हैं। तो ये जो की मार्केट्स है, मेन मार्केट्स है ना इंडिया के, वो रेसेशन में चले जाएंगे 2023 में, ऐसा डेटा आया है। हैविंग ग्रोन मतलब ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं। ठीक है, इसीलिए हमें V3 यहाँ पे दे रहे हैं हैविंग के बाद। तो हैविंग ग्रोन जो ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं 11.1% से इन द फर्स्ट 8 मंथ्स ऑफ 2022 टू 2023, गुड्स एक्सपोर्ट्स, मतलब यहाँ पे गुड्स एक्सपोर्ट्स की बात करी जा रही है, ये 11.1% से ग्रो किए थे 2022-23 के शुरुआती 8 महीनों में। तो ये जो गुड्स एक्सपोर्ट्स है ना, ये स्टिल फॉल, ऑल्दो बड़े हैं, ठीक है बड़े हैं, पर ये 2023 के शुरुआत में गिर जाएंगे, स्टिल फॉल 2.3% ओवर द फुल ईयर। ठीक है, ये फिर ये साल के कम ख़त्म होते होते तो 2.3% से, ऑल्दो ये बड़े हैं 11% से, पर साल के ख़त्म होते होते ये दिख जाएगा कि हमें ऐसे दिखेगा कि 2.3%, अगर हम जब ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे तो 2.3% से हमारे एक्सपोर्ट्स गिरे हैं, ऐसा हमें डेटा मिलेगा। अ केयर रेटिंग्स रिसर्च पेपर कॉशनड ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को केयर है ना, ये जो CARE करके एक रेटिंग एजेंसी है,
इन्होंने सतर्क किया है कि भाई एक्सपोर्ट्स ऑल दो इस साल के 8 महीनों में बढ़े हैं, पर ख़त्म होते होते इस साल के गिर जाएंगे 2.3% से। जब हम एवरेज करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि हमारे एक्सपोर्ट्स तो भाई गिर गए हैं, कम हो गए हैं। वाइल द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ग्लोबल गुड्स ट्रेड टू ग्रो जस्ट 1% इन 2023। तो 2023 में जो गुड्स होगा, जो गुड्स ट्रेड होगा, परचेज करना सेल करना, वो सिर्फ 1% से ही बढ़ेगा। ठीक है। केयर रेकन्स, मतलब रेकन करने का मतलब होता है मानना। तो केयर, ये जो रेटिंग एजेंसी ऐसा मानती है कि इंडिया का एक्सपोर्ट्स में राइज मीएगर मतलब बहुत ही छोटे अमाउंट से, बहुत ही कम अमाउंट से, मीएगर 1.5% इन 2023 टू 24। मतलब इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स होगा वो बढ़ेंगे, सिर्फ 1.5% से बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब अब x% है तो x प्लस 1.5% से ही बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा केयर मानता है। रेकन करना इज मानना। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंस इनफ्लोज में कुशन मतलब सपोर्ट करना। तो ये जो सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज के बाद एस लगा है ना, तो यहाँ पे अब ऐसा मत कहना कि सर्विस तो भाई एक ही होती है, गुड्स एंड सर्विसेज वाला यहाँ पे सर्विसेज है। ठीक है, तो ये जो सर्विस का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो अपनी सर्विसेज होती हैं, आईटी हो गया, बीपीओज हो गए, तो ये जो सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, ये जो सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स होगी। और एंड का मतलब यहाँ पे ये जो और वाला है, ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट्स और किस चीज़ की हमें हेल्प करेगी, रेमिटेंस इनफ्लोज। तो ठीक है, रेमिटेंस का मतलब होता है जो भी पर्सन, अभी कोई भी सपोज आप हो, तो आप अगर बाहर अब्रॉड काम करते हो किसी दूसरे देश में, तो जब आप अपने घर वालों को पैसे भेजोगे ना खर्च के लिए, वो इनफ्लो होगा हमारे कंट्री के लिए। तो ये जो रेमिटेंस के इनफ्लोज हैं और ये जो सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं, ये हेल्प करेंगे सॉरी, किस चीज़ में हेल्प करेंगे, कुशन करने में, सपोर्ट करेंगे इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को। तो मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट आपको बताया था ना, ये जो हमारा इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स का जो डेफिसिट होता है, उसे सपोर्ट करेंगे, उसे संभाल लेंगी। किस चीज़ को संभालेंगी, गुड्स का तो भाई देखो सिर्फ 1.5% से ही बढ़ेगा। तो अब हम पूरा का पूरा हम किस पे डिपेंड करेंगे, सर्विस एक्सपोर्ट्स पे। गुड्स का एक्सपोर्ट्स तो सिर्फ इतना प्रतिशत बढ़ेगा, पर सर्विस एक्सपोर्ट्स जो होंगे और ये जो रेमिटेंस इनफ्लोज, ठीक है, जो पैसे आएंगे, ठीक है, जब सर्विस एक्सपोर्ट्स होंगी तो हमारे देश में पैसे आएंगे, और जो रेमिटेंस हैं इससे भी हमारे देश में पैसे आएंगे। तो इस चीज़ से हम थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे, ये दोनों चीज़ें सपोर्ट करेंगे इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को फ्रॉम द गुड्स ट्रेड इम्बैलेंस। तो ये जो गुड्स का जो इम्बैलेंस होगा, ये सर्विसेज और ये रेमिटेंस संभाल लेंगी। एंड रिस्ट्रिक्ट द इकोनॉमीज एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज़। वल्नरेबिलिटीज़ मतलब किसी चीज़ का बहुत ही वीक होना, किसी चीज़ से आसानी से इफ़ेक्ट हो जाना, दैट इज़ वल्नरेबल। इफ़ यू आर वल्नरेबल टू समथिंग, मतलब आप उस चीज़ से बहुत ही आसानी से इफ़ेक्ट हो जाओगे और आप बहुत ही उस चीज़ के प्रभाव से वीक हो जाओगे। ठीक है, यू आर वल्नरेबल टू दिस वायरस। ठीक है, आपने सुना होगा कोविड के टाइम पे। तो ये जो इकोनॉमी की जो बाहर से ये जो वल्नरेबिलिटीज़ है ना, ये जो रेसेशन आना, बाकी की सब चीज़ें होना, तो उस सब चीज़ों से हमें ये सर्विस एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस बचा लेंगी। ठीक है, बट ये बचा तो लेंगी, पर पॉलिसी मेकर्स को फोकस करना होगा किस चीज़ पे, इंश्योरिंग अ सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब उन्हें एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म देना होगा, सपोर्टिव प्लेटफॉर्म देना होगा फॉर फैक्ट्रीज़ को एक उन्हें प्लेटफॉर्म देना होगा जो कि एक्सपोर्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करती हैं, दैट आर ऑल्सो मैसिव एम्प्लॉयर्स। मैसिव एम्प्लॉयर्स मतलब ये जो फैक्ट्रीज होती है जो एक्सपोर्ट करती हैं, वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करती हैं, मतलब बहुत लोगों को नौकरियां देती हैं। तो इन चीज़ को प्रॉब्लम ना हो तो आपको सॉफ्ट लैंडिंग करनी होगी इन फैक्ट्रीज़ की, इनको सपोर्ट करना होगा। सो दैट, किस लिए सपोर्ट करना होगा, ताकि जो ग्लोबल ग्लूम है, अ स्टेट ऑफ ग्लूम मतलब अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, तो ये जो पूरे विश्व में ये जो डिप्रेशन का स्टेट मचा हुआ है, मतलब रेसेशन आएगा, ऐसा सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं,
पूरे विश्व में रेसेशन आएगा। और आप जैसे कि देख सकते हो, हमने पिछले आर्टिकल्स में पढ़ा था, सभी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, छटनी कर रही हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दे रही हैं। ट्विटर ने निकाला, फिर अमेज़ॉन ने निकाला, फिर गूगल ने प्लान किया। तो ये जो सभी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ना ग्लोबली, ये इंडिया को हिट ना करें, डज़ नॉट हिट द डोमेस्टिक सेंटिमेंट, ठीक है। उन्हें सॉफ्ट लैंडिंग करनी होगी हमारे पॉलिसी मेकर्स को, सपोर्टिव पॉलिसीज़ बनानी होंगी फैक्ट्रीज़ के लिए जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं, ताकि वो सर्वाइव कर जाएं, ठीक है, ताकि वो सर्वाइव करें इस ग्लोबल डिप्रेशन से, ठीक है। ओके, लास्ट पैराग्राफ। इन रीसेंट वीक, तो देखो ये जो हमारा जो ये पिछला पैराग्राफ था ना, ये आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो अगर आपको कुछ डाउट सा आता है तो, ठीक है। हाल ही के हफ्तों में गवर्नमेंट ने बिलेटेडली, मतलब देरी से ही सही पर किया, किस चीज़ को किया, स्क्रैप कर दिया उन्होंने। स्क्रैप का मतलब एबॉलिश और कैंसल अ प्लान और पॉलिसी और लॉ। उन्होंने क्या स्क्रैप कर दिया, किस चीज़ को बंद कर दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी को कैंसिल कर दिया जो कि लगी हुई थी स्टील और आयरन ओर पे। मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब जब आप बाहर भेजोगे अपने देश से, इंडिया से जब आप स्टील को और आयरन ओर को बेचोगे बाहर दूसरे कंट्री में, तो अब आपको ड्यूटी, एक्स्ट्रा टैक्स भरनी होती थी। तो उस चीज़ को इंडियन गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। दैट वॉज हर्टिंग, मतलब ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, हर्ट कर रही थी। किस चीज़ को हर्ट कर रही थी? इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स को। जब तब इंजीनियरिंग गुड्स थे, उन्हें एक्सपोर्ट करने में तो ये बहुत ही प्रॉब्लम कर रही थी। इंजीनियरिंग गुड्स अपने ये सभी हो गए ना, स्टील, आयरन ओर, ठीक है। तो इन गुड्स को जब एक्सपोर्ट हो रहा था तो हर्ट कर रही थी, मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी हो रही थी तो हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे हो रहे थे, हमारे प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जा रहे थे। तो दाम बढ़ रहे थे तो कोई भी हमारे से नहीं ख़रीद रहा था। भाई आप हमें महंगा स्टील बेचोगे तो हम इंडिया से क्यों ख़रीद लेंगे, हम चाइना से ख़रीद लेंगे, ठीक है। तो ऐसी सोच थी, तो इसलिए एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी ख़त्म कर दिया गया। एंड ब्रॉड देम अंडर अ टैक्स रिफंड स्कीम। ख़त्म तो कर दिया, उसके साथ साथ टैक्स रिफंड स्कीम में भी लाया गया। 10 फॉर एक्सक्लूडेड सेक्टर्स लाइक ड्रग्स एंड केमिकल्स। तो ड्रग्स एंड केमिकल्स को भी इस स्कीम में रखा गया था। अब उस स्कीम में इंजीनियरिंग गुड्स को भी जोड़ दिया गया है। मैं आपको यहाँ पे ग्रामर दिखा देता हूँ। 100 के बाद ना, आप अगर 100 ऐसे कुछ भी वर्ड्स आते हैं, तो अगर उसके बाद वर्ब आता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे राइज आया है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा सी और 100 के बाद। जैसे कि अगर आपके रिश्तेदार कहते हैं मैंने आपको ग्रो करते हुए देखा है, तो आई हैव सीन यू ग्रो, ठीक है। आई हैव सीन यू ग्रो ड्यूरिंग दीज ईयर्स। तो ग्रो के सी 100 ये जो भी शब्द होते हैं ना, इसके बाद वर्ड का सेकेंड फॉर्म आता है, ठीक है। ये आपको ग्रामर ऑब्जर्व करवानी थी, ठीक है। कीपिंग एन आई ऑन मार्केट रियलिटीज़, मतलब हमें सतर्क रहना है मार्केट पे जो भी चल रहा है। किस लिए हमें सतर्क रहना है? टू रेस्पॉन्ड डेफ्टली मतलब बहुत चतुराई से, स्किलफुल से, बहुत ही स्किलफुली हमें रेस्पॉन्ड करना होगा। किस चीज़ को? एमर्जिंग चैलेंजेस को। जो भी अभी आगे चैलेंजेस आएंगे उन्हें स्किलफुली रेस्पॉन्ड करना है, ठीक है। अब स्किलफुली रेस्पॉन्ड करना वाइटल है, इम्पॉर्टेंट है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। किस लिए वो इम्पॉर्टेंट है? टू सस्टेन थ्रू द कमिंग टर्मोइल, ठीक है। जो आने वाले महीनों में उथल पुथल होगी, ये जो रिसेशन आएगा, ले ऑफ चल रहे हैं, इस चीज़ से सस्टेन करना है, ठीक है। मतलब इस चीज़ को ओवरकम करना है, तो इंडिया के एक्सपोर्टर्स को बहुत ही स्किलफुली रेस्पॉन्ड करना होगा इन चैलेंजेस को। एंड इवन एक्सपैंड देयर शेयर इन द ग्लोबल ट्रेड पाई चार्ट आपने देखा होगा ना, इस चीज़ का इतना प्रतिशत है, इस चीज़ का 10% है, इस चीज़ का 20% है, ठीक है। तो अगर हमें मतलब एक शेयर, तो ग्लोबल ट्रेड में अपना शेयर हमें एक्सपांड करना है, तो स्किलफुली इंडियन एक्सपोर्टर्स को डील करना होगा, डेफ्टली डील करना होगा आने वाले समय में जो भी चैलेंजेस आएंगे उनसे, ठीक है। Vietnam, Cambodia, Bangladesh and China saw their share rise even when the global trade growth itself slowed in the years before COVID-19. COVID-19 के पहले जब ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं थी
पूरे वर्ल्ड में ये जो देश के नाम बताए गए, वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश और चाइना, इन देशों में तो बढ़ोतरी थी, मतलब ग्रोथ अच्छी खासी चल रही थी इन देशों में, जबकि पूरे विश्व में ग्रोथ कम थी ट्रेड की, अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा था, इन देशों में अच्छा चल रहा था। तो इंडिया टू शुड एस्पायर टू एमर्ज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम द ब्रूइंग स्टॉर्म। ब्रूइंग मतलब डेवलपिंग। तो ये जो उथल पुथल, ये जो तूफ़ान आने वाला है, ये जो तूफ़ान अब बन रहा है ना, ब्रूव कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो ये जो तूफ़ान बन रहा है ना, इससे हमें एमर्ज करना होगा। एमर्ज मतलब उभरना होगा, स्ट्रांगली उभरना होगा। अब जो ये उथल पुथल, ठीक है, तो ये जो उथल पुथल होगी, ये जो तूफ़ान बन रहा है, ब्रू मतलब डेवलप होना, तो ये जो तूफ़ान डेवलप हो रहा है रेसेशन का, लेऑफ्स का, इसे स्ट्रांगली एमर्ज करना होगा, उभरना होगा इंडिया को भी। ठीक है, इन कंपनीज से एस्पायर होके इंस्पिरेशन लेके, जैसे इन्होंने बहुत ही अच्छे से फेस किया था सभी प्रॉब्लम्स को, इंडिया को भी फेस करना होगा। ठीक है, मैंने ये आर्टिकल पूरा हिंदी में भी आपका ट्रांसलेट कर दिया है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आप आ जाते हैं ग्रामर। थोड़ा अब हम ग्रामर पार्ट भी करते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा आपने हर सेशन में। सो व्हाट इज़ द टोन ऑफ दिस आर्टिकल? इस आर्टिकल की टोन क्या है? एनालिटिकल इज़ द टोन। ठीक है, पूरे आर्टिकल में एनालाइज ही किया है, हमारे एक्सपोर्ट्स कितने हैं, इम्पोर्ट्स कितने हैं, ये कंट्रीज़ उभरी हैं, इंडिया को भी उभरना है, तो पूरा का पूरा एनालिसिस किया है ऑथर ने। तो एनालिटिकल इज़ द टोन ऑफ दिस आर्टिकल। अब हम आ जाते हैं वोकैबुलरी पे। मैंने इन सभी शब्दों का मीनिंग आपको इस आर्टिकल को एक्सप्लेन करते हुए बताया है, तो अब आपको इन सभी शब्दों का मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, ताकि आपको बहुत ही लंबे समय तक याद आए। जब आप लिखते हैं तो आपको बहुत लंबे समय तक याद आ जाता है। ठीक है, अगर आपको अभी भी याद नहीं है इन वर्ड्स का मीनिंग, तो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रूइंग, यहाँ पे ब्रूव का मतलब हुआ है डेवलपिंग, जो कि बन रहा है। ऑनसेट इज़ किसी चीज़ की शुरुआत। स्क्रैप मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, बंद कर देना। ग्लूम इज़ अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। रिबाउंड करना मतलब जो भी पहले चीज़ डिक्रीज़ हुई थी, अब फिर से उसी लेवल पे आ जाना, नॉर्मल लेवल पे आना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऐसे पे। ठीक है, अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स के मेंस सेक्शन में मेंस एग्ज़ाम लिखते हो तो आपको एक ऐसे भी लिखना होता है। तो आज का अपना ऐसे का टॉपिक है राइट एन ऐसे ऑन द करंट अकाउंट पोजीशन ऑफ इंडिया। तो अपना करंट अकाउंट क्या होता है? जो कि इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या हाल चाल है हमारे इंडिया के इम्पोर्ट्स का, एक्सपोर्ट्स का, क्या सिचुएशन है, उस पर आपको एक ऐसे लिखना है। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल। होप आपको ये आर्टिकल बहुत ही पसंद आया हो, बिकॉज़ ये आपके लिए होलसम सा आर्टिकल था। किस लिए होलसम सा था? हमने देखो ग्रामर की पर्पल कलर में, जहाँ पे मैंने आपको कई सारे जगहों पे दिखाया, आपको इसे कनेक्ट करके पढ़ना भी सिखाया इस आर्टिकल में, कहाँ पे ब्रेक देना है वो भी आपको सिखाया। ठीक है, ये ग्रामर एस्पेक्ट्स हमने किए। उसके बाद हमने वोकैबुलरी की, टोन ऑफ द आर्टिकल भी डिस्कस किया, ऐसे भी डिस्कस किया। सो ये पूरा का पूरा होलसम आर्टिकल है। तो आपके कोई भी फ्रेंड्स एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज़, ठीक है, इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स, बाकी के नेबार्ड हो गया, आरबीआई हो गया, तो आप उनके साथ भी इस सेशन को शेयर करते सकते हो, ताकि ये उनके लिए भी कुछ हेल्पफुल हो। ठीक है, और तो और ये यूपीएससी वालों के लिए भी आर्टिकल बहुत ही हेल्पफुल होगा। बाकी आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस आर्टिकल को शेयर कर सकते हो, बिकॉज़ इसमें पूरा इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट, पूरा का पूरा इंडिया की सिचुएशन जो है आज के दिन में, हमारे इंडिया के क्या एक्सपोर्ट्स हैं, क्या इम्पोर्ट्स हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन दी है इंडिया की, तो ये उनके लिए भी बहुत ही एज अ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जनरल नॉलेज उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप उनके साथ भी इससे शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल। नाउ आई विल बी वाइंडिंग अप दिस सेशन। ठीक है, hope you have liked it, and if you have liked it, do share it with others, and don't forget to like it, and also don't forget to subscribe our channel. ठीक है, आप अपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको सभी के सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, सो now I'll be winding up finally.
So bye bye everyone and take care.